नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और एग्जिट पोल के तमाम सारी चीजें निकल कर आ चुकी, यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महापोल, पोल्स ऑफ पोल क्या कहता है, यानी कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार गिर रही है, या कुछ ऐसे नतीजे जो वाकई देश को चौंका सकते हैं, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल अगर कोई है तो फिर 2023 है। वंदना, बिल्कुल, और इसीलिए छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल अब कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रूप में वो सामने आए और कांग्रेस को सबसे ज्यादा भरोसा उसी मुख्यमंत्री पर है। हालांकि चुनाव जब आखिरी दौर में था उस दौरान महादेव बैटिंग को लेकर किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम बातें हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। और राजस्थान में जादूगर क्या वाकई जादू कर पाएंगे, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कांग्रेस अभी नहीं कभी नहीं आएगी, या फिर मध्य प्रदेश में मामा क्या वाकई भांजे भांजियों को लुभा पाए, या मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने शिवराज पर यकीन किया, या फिर वहां कमल तो खिलेगा लेकिन वो कमलनाथ होगा। सबका इंतजार करेंगे। तेलंगाना में क्या चमत्कारिक परिणाम निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना की जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो कुछ और कहती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब भी भूपेश है तो भरोसा है। आपको याद होगा कांग्रेस की एक टैगलाइन जिसमें कहा गया था भूपेश है तो भरोसा है। क्या वाकई भरोसा दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ की जो टैली है, जो तमाम सारे एग्जिट पोल हैं, वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश पर भरोसा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 68 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटें वहां पर थी, लेकिन 68 से अगर बहुत कम सीटें हो रही हैं तो यह कैसा भरोसा है? यानी कि भरोसा तो कमजोर हुआ है, लेकिन पंजा सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, कई सारे एग्जिट पोल जो तस्वीरों में बता रहे हैं, और बहुत सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर्वे की जो एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, 90 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। किसको कितनी मिल रही है, बंदना जरा नजर डाली जाए। बिल्कुल, देखिए 40 से 50 सीटें यहां कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 36 से 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कांटे की टक्कर एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह बहुमत मिलता हुआ कांग्रेस को भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 70 पार का नारा इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिया गया था, और पूरा इस बार दावा तमाम नेताओं की ओर से किया गया कि छत्तीसगढ़ में तो हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 41 से 53 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, जबकि बीजेपी के लिए 30 से 40 का यह आंकड़ा 90 सीटों में दिखाई दे रहा है। सीएनएक्स सर्वे एजेंसी वो कहती है कि 30 से 40 सीटों पर बीजेपी यहां पहुंच सकती है, यानी कि एक बड़ी बढ़त, क्योंकि पिछली बार 2018 में 15 सीटें बीजेपी को मिली थी और 15 से बढ़कर वो 30 से 40 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा, यानी कि 41 से 53, अगर 40 सीटों पर बहुमत मिल रहा है और 41 से 53 यहां पर पहुंच रहे हैं, तो आप देखिए इस एजेंसी के एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। तमाम सारी परिस्थितियां, 90 सीटें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर जो सी वोटर है, एक और एजेंसी सी वोटर है, 36 से लेकर 48 सीट यानी कि बहुमत से ज्यादा यहां पर बीजेपी को मिलती दिख रही है, और कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि यहां पर भी सरकार बढ़त के साथ कांग्रेस बनाती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि वहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे, ये तो चेहरे के तौर पर दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अभी से खेल करना शुरू कर चुके हैं। यही कारण है कि भूपेश बघेल दिल्ली आए थे। 2 दिन तक लगातार उन्होंने पार्टी आलाकमान के साथ बैठक की थी, क्योंकि वो भरोसा जो 2018 में दिखाई दिया वो अब जनता दिखाई नहीं दे रही। सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स का भी अहम आंकड़ा देख रहे हैं, जिसमें 90 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 44 से 52 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 36 से 42 तक ही बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है, यानी यहां पर भी कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। और सबसे अहम बात यह कि अभी तक जितने भी आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं उसमें 50 से ऊपर ही कांग्रेस का आंकड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब टेन्योर रहा रमन सिंह सरकार का 3 बार, वो 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए थे। और इस बार दिलचस्प बात यह रही, 2018 में भूपेश बघेल की जब सरकार बनी तब 68 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, और इस बार जो इस सर्वे एजेंसी पोल स्टार्ट है उसका भी हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें जा रही हैं और बीजेपी के लिए 35 से 45 का यह आंकड़ा दिखा रही है।
तो तमाम सर्वे एजेंसियों का आंकड़ा हमने आपको बताया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए राहत की साथ है कि बहुमत के पार यहां पर, यानी कि शुरुआत की जा रही है लेकिन बहुमत के पार यहां पर सीटें मिलती दिख रही हैं। सरकार की जो तस्वीर है उसमें आप ये कह सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है और राहत की सांस है। लेकिन तमाम ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो चरणदास महंत हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, दीपक बैज हो या शिव डहरिया हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं आपदा में है, क्योंकि जो बहुमत दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, इसे कांग्रेस के लिए आपदा कह सकते हैं, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घट सकती है। हमारे साथ आलोक जी बने हुए हैं, समीक्षा करेंगे। आलोक जी, जो छत्तीसगढ़ में तस्वीर दिखाई दे रही है, उस तस्वीर को अगर समझा जाए, उन तस्वीरों का अगर आकलन किया जाए, तो उस आकलन के हिसाब से क्या छत्तीसगढ़ में बहुत राहत की साथ लेकर यहां पर सरकार बन सकती है, या फिर यह कहे जाए पार्टी के बाहर और पार्टी के भीतर दोनों ही स्थितियों में भूपेश के सामने थोड़ा संकट है? मनोज जी, आप तो लगातार फॉलो करते रहे हैं और हम लोग बराबर चर्चा करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव फैक्टर जो आया है, और यदि जो आंकड़े अभी तक आए हैं, मैंने कहा ना, सब हम लोग एग्जिट पोल को कोई निर्णय नहीं मानते, और मैं अभी भी कहूँगा 3 तारीख को असली नतीजे आएंगे। लेकिन ट्राइबल बेल्ट में, मनोज जी आप भी चर्चा करते रहे, ट्राइबल इलाके में बीजेपी ने जो बढ़त बढ़ा ली, और यदि उसने 45-40 सीट ले आए, तो क्या ये संभव नहीं है? सिंहदेव ने घोषित कर दिया, आप ही ने उस खबर को एक्सपोज शुरू किया था, सबसे पहले बताया था कि सिंहदेव ने कहा था कि देखिए मुख्यमंत्री मैं बनूंगा चाहे कुछ हो। क्या ये संभव नहीं है कि सिंहदेव, यदि ज़्यादा ऐसी स्थिति हुई तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह से राजा, उनकी बात तो तब भी चल रही थी जी। दिल्ली में भी कई लोगों मुलाकातें हुई थी, मुझे मालूम है, वो बीजेपी से संपर्क करना चाहते थे कि हमें, लेकिन सरकार को उन्होंने, भाजपा ने भी उस तरह से उनको निमंत्रण नहीं दिया। अब यदि ऐसी स्थिति आती है तो बघेल के लिए ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। केवल जिस तरह से सारे घोटाले हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन उनको खुद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़्यादा कांटे का पहले से जाल बिछा हुआ है। और इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि जो नतीजे यदि या तो स्वीप कर जाएं, पहले की तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा कमज़ोर दिखाई दे जी, लेकिन इस बार जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे आदिवासी इलाका हो या कुछ और इलाकों में, यदि बीजेपी ने वो आंकड़ा पार कर लिया जो 5-7-10 के नज़दीक होगा, तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ की अगर चर्चा करें तो बस्तर, जो कि आदिवासी इलाका है, सुपड़ा सा पिछली बार बीजेपी में, जो सरगुजा संभाग है, टीएस सिंहदेव का गढ़ है, वहां भी एक तरह से देखा जाए तो सुपड़ा साफ था बीजेपी का। जो 2 बड़े गढ़, और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ा डेंट मारा है इन 2 बड़े गढ़ में। दुर्ग संभाग, जो कि भूपेश बघेल की विधानसभा भी यहां पर आती है, वहां पर भी बीजेपी ने बड़ा डेंट मारा, और यही कारण है कि तमाम सर्वे की जो टैली दिखाई दे रही है वो बहुत अंतर नहीं है, 5 से 6 सीटों का अंतर है, यानी कि आपकी नजर हटी दुर्घटना घटी। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के मंत्री मांडविया 3-4 दिन से छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, यानी कि वो मानते हैं, बीजेपी अगर बहुत गंभीरता से मान रही है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां हम सरकार बना सकते हैं, हमको नजर रखनी होगी। हमारे साथ अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, क्या कहेंगे? ये फाइनल तो नहीं है लेकिन एक संकेत है। सारे एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस कम हो रही है, लेकिन अभी भी उसके जीतने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा क्या गुंजाइश है? सारे एग्जिट पोल लगभग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए एक मोटा संकेत तो ये मानना चाहिए, और 5 साल शासन करने के बाद अगर ये स्थिति रहती है तो मैं मानूंगा कि ये बुरी स्थिति नहीं है। और ख़ास तौर से तब जब प्रधानमंत्री ने इतनी बम्बार्टमेंट, जिसको कहते हैं सचमुच, महादेव ऐप से लेके बाकी सब चीज़ों को बम्बार्टमेंट किया है, उस हमले को झेल के यहाँ तक अगर कांग्रेस पहुँच जाती है तो ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो चीज़ें आलोक जी कह रहे थे या आप चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के दूसरे फ्रैक्शंस को संभालने की दिक्कत होगी, मेरे ख्याल इस सरकार में ही 2.5 साल का वायदा था, और अगर भूपेश बघेल ने उस झटके को संभाल लिया तो मेजॉरिटी होने के बाद सरकार चलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि इतने साफ वायदे में कि 2.5 साल की सरकार होगी, और सिंहदेव ने तब पूरा जोर लगाया। उसके बावजूद बघेल अपनी गद्दी संभालते रहे, अपना काम करते रहे। तो अब अगर मेजॉरिटी आ जाती है कांग्रेस को तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कत नहीं होगी। आपने ठीक कहा, क्योंकि टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। रास बिहारी जी, क्या जुगत लगेगी?
देखिए, इस बार टीएस सिंहदेव के अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनने के अवसर ज़्यादा हैं। उसकी कुछ वजह भी हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से ईडी ने मध्य छत्तीसगढ़ में जिस तरह से छापे मारे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप वो लग रहे हैं, तो कांग्रेस के भी लोग मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर ईडी की गिरफ्त में आते हैं तो इससे कांग्रेस की भी बदनामी होगी और साथ में सरकार की भी। तो कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री बदलने में वो देर नहीं करेगी, उसको इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरा कि टीएस सिंहदेव जो लगातार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते रहे, बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वहाँ के लोग भी मानते हैं कि वो इस मुख्यमंत्री बनने के हकदार थे। इसका भी इस चुनाव में असर पड़ा है। ये ठीक है कि मीडिया में भूपेश बघेल छाए रहे, लेकिन असलियत में वहाँ पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, खास तौर पे जो रमन सिंह सरकार ने जो काम किया, जिनको वहाँ पर 15 साल सरकार चलाने का मौका भी मिला, उस तरह से काम नहीं कर पाए। खास तौर के विकास के काम जो हैं, हाँ, भ्रष्टाचार के मामलों में जरूर भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों पर लगातार आरोप लगते रहे, तो ये भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा। खास तौर पे महादेव ऐप को लेकर तो बीजेपी ने लगातार ही सीधे चलते हैं, भूपेश बघेल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे, तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? हाँ? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन फोकस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायक की कोशिश करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। भूपेश है तो भरोसा। राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, भ्रष्टाचार का तमाम मामला था, भ्रष्टाचार की स्थिति आई और भ्रष्टाचार के साथ साथ महादेव ऐप आया। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ियावाद यानी कि गांव, किसान, गोबर, इसका एक संकेत देने की कोशिश की, बावजूद भी जो भरोसा होना चाहिए था, यानी कि 75 से बात शुरू हुई थी और बात आ चुकी है 52, 53, 54 पर, लेकिन भूपेश कहते हैं कि जनाब हमें भरोसा है, हम 75 तक पहुंचेंगे। नहीं, देखिए, हमें लग रहा है कि पिछले बार की तुलना में कुछ सीटें जरूर घट सकती हैं, लेकिन अभी भी अगर 50 से ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस लाती है, जिसकी पूरी संभावना है कि कांग्रेस 50 से ऊपर के आंकड़ों को लाएगी, तो एक मजबूत सरकार, एक अस्थायी सरकार वहां पे बनने जा रही है। और ये भरोसा मूलतः भूपेश बघेल के ऊपर ही भरोसा होगा। जो लोग अभी से ये कयास लगा रहे हैं टीएस सिंहदेव क्या करेंगे, बाकी दूसरे लोग क्या करेंगे, सरकार क्या गिर जाएगी, देखिए कांग्रेस में बिल्कुल बदलाव हो चुका है। पंजाब तक में हम लोगों ने देखी है वो घटनाएं होते हुए तमाम तरह की चीजों को। अब पार्टी संगठन इन चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ लेती है और अब ये स्थितियां अब अतीत की बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश के तमाम घटनाओं से पार्टी ने बहुत ज्यादा सीख ले ली है। उसके पहले तमाम ऐसी घटनाएं घट रही थी। यहाँ पे सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप आखिर रमन सिंह 15 साल तक एक लंबे पीरियड तक रहे थे, उन्हें कहाँ उपाध्यक्ष बना के कहीं पर्दे में कहीं कोने में डाल दिया था। तो वो अभी भी देखिए बीजेपी ने जो ये रणनीति बनाई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी के अगर यही नतीजे हम लोग नतीजे में कन्वर्ट होगा तो सवाल सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे होगा, जिन्होंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ना तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, ना मध्य प्रदेश में दिया, ना तो जो है राजस्थान में दिया, तेलंगाना में केवल एक ओबीसी मुख्यमंत्री की बात कर दी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और भूपेश बघेल तो एक तरह से जो उन्होंने काम किए हैं, गारंटी जो राहुल लाल जी, क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि रमन सिंह को डायरेक्ट कंपटीशन में भूपेश बघेल के नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी? हालांकि लंबे पीरियड तक उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन भ्रष्टाचार के जो दाग थे वो धुले नहीं अभी तक। नहीं, बिल्कुल यही कारण है कि कुछ ना कुछ, देखिए, आप अगर रमन सिंह पे नहीं करते तो किसी और नए नेतृत्व को आपको उभारना चाहिए था। देखिए, ये अब भारतीय राजनीति में स्थिति बदल रही है। आपको राज्यों के चुनाव जीतने हैं तो आपको स्थानीय नेतृत्व के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस ने इस काम को तमाम जगह पे, तेलंगाना से लेकर हर जगह बड़ी बखूबी ढंग से किया है। उसने अपने मयंक हमारे साथ मौजूद है। मयंक चुनाव विश्लेषक है। मयंक, आप क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर जो इस वक्त तमाम सर्वे एजेंसीज हैं उनके जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वही हैं, या भूपेश बघेल जो दावा कर रहे हैं बात वहां तक पहुंचेगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इकलौता ऐसा राज्य है जो जितने भी बड़े राज्य में जो इलेक्शंस अभी हुए हैं, मुझे लगता है अंडर करंट अगर कहीं पे है या कहीं पे थी तो वो छत्तीसगढ़ है। और जो कॉन्टेस्ट वहाँ पे जितना क्लोज होने वाला है वो शायद अभी हम लोगों को नहीं दिख रहा है, बट
आउट ऑफ ऑल द स्टेट सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तिवारी जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी, ये 5 राज्यों में से सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां पे माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी एक तरफा। लेकिन बाद के हफ्ता 10 दिनों में जो भी ज़मीन पे वहाँ पे गए हैं, देखे हैं, जो 20 सीटों पे चुनाव हुआ था वहाँ पे बीजेपी बढ़त में थी। एक जगह जहाँ इनको एज मिल रहा है बघेल साहब को, वो है गांव, खास तौर से धान की खरीद, किसानों की कर्ज माफ़ी। ये 2 ऐसे फैक्टर थे। हम कई गाँव में गए जहाँ खरीद हो रही थी, तो वहाँ पे देखने को मिला कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो यदि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा जो दिखाया जा रहा है, तो गांव की वजह से होगा। लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, बहुत क्लोज फाइट वहां पर भी है। वंदना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर धान सबसे बड़ा मुद्दा है और धान के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती है। धान को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने मारा था वही बीजेपी ने मार दिया। लेकिन लाडली बहना जो योजना मध्य प्रदेश में थी, उसके फॉर्म भी छत्तीसगढ़ में महिलाओं से भरवाए गए, उसका ज्यादा असर दिखाई दिया। वंदना, बिल्कुल, और पंकज जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने छत्तीसगढ़ में, नक्सल प्रभावित एरिया में कई घटनाएं हुई, उसके बाद आपको लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कोशिश की कि रमन सिंह सरकार में ये घटनाएं कम हुई थी, क्या उसका असर दिख रहा है? जिस तरीके से बीजेपी की सीटें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रमन सिंह सरकार में कम हुई थी। मैं आपसे थोड़ा सा होमवर्क चाहता हूं कि आप करें। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप कब मानी गई थी, आपको पता है ना? क्या हुआ था वहां पर और आज क्या हाल है? जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कौमों के सदिच्छा से, उनके कोसने से ढोर नहीं बना करते। सर, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा आपके पास आएंगे हम। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद क्या आपका ओपिनियन होगा? और क्योंकि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी दावा करके गए हैं कि 70 पार का जो नारा दिया था वो सही साबित होगा, क्या लगता है आपको? ये देखिए, हमारे इस दावे को, उनके दावे को छोड़िए। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, अंतिम फैसला जनता को करना है। और जो आप दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, एग्जैक्ट यही होगा कि 3 राज्यों में जो चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूर्वोत्तर में भी हमारी सरकार बनेगी और तेलंगाना में हम लोग अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी अत्यंत ही अच्छे रिजल्ट लाएगी। क्योंकि जिस तरह, लेकिन धनंजय जी, सबसे बड़ी बात है ना कि जनता तो अपना परिणाम दे देती है, लेकिन जनता के परिणाम के बाद जो घटता है, और भारतीय राजनीति में, यानी कि मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार गिर गई, और छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति बन रही है, बहुत लंबी, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, परेशानी वहां है, कांग्रेस की घबराहट वहां है। देखिए, ये तो अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस की इंटरनल समस्या है, कांग्रेस पार्टी के भीतर की समस्या है, अपने भीतर के। अब राजस्थान में भी देखिए तो जो जूता पैजार है सीएम में और वहां पायलट में क्या हो रहा है और किस लेवल तक नीचे आ रहा है, या उनके यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सर फुटबॉलर है। मध्य प्रदेश में अगर आप उठा के देखिए तो चुनाव के मध्य में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को दिल्ली दरबार में तलब किया गया था बात करने के लिए, चुनाव के मध्य में, बीच चुनाव में बुलाया गया था। तो उनके यहाँ जूता पैजार मची हुई है। यहाँ पर तो 2 बार में हम लोगों ने चंद्रमा पर विक्रम को लैंड करा। अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, एक बहुत कुछ लाइनें हैं, ये कहा जाता है कि सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं, समझते हैं ना, मतलब सांप जिसमें से निकलता है और सपेरा उनको बीन बजाता है तो सांप निकल कर आते हैं। लेकिन अब सांप भी बड़े शातिर हो गए हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं। तो जो ये टैली आ रही है, खासकर छत्तीसगढ़ में या तमाम दूसरे राज्यों में, उसमें बीजेपी जहां सरकार बनाने की स्थिति में है, कांग्रेस समझ रही है तो अपने गढ़ को कैसे संभाल के रखा जाए, यानी कि अब सांप भी बड़े शातिर हो गए, दूरबीन लेके बैठे हैं। मनु, देखो क्या है कि इस बार के सभी राज्यों के चुनाव बड़े दिलचस्प मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब शायद कई पंडित इस बार फेल भी हो सकते हैं, मेरा अपना ऐसा आकलन है। और मैं एक बात कहूँगा कि बीजेपी ने जो चुनाव लड़े हैं, तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तेलंगाना एक अलग राज्य है, लेकिन उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत एक वैसे चुनाव हैं कि इनमें हार जीत का बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि मतलब बीजेपी को लगता है कि हम वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तरीके से चुनाव लड़ा इन तीनों चारों राज्यों का।
एक तो प्रधानमंत्री मोदी खुद चेहरा थे, दूसरा ईडी भी बहुत बड़ा चेहरा था, ईडी आईटी के बहुत बड़ा चेहरा था, और जो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव से पहले जो ऐप का मामला आया वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में जो बड़ा दावा हो रहा है वो हम दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस को 90 से 100 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 100 से 110 सीट का अनुमान है। यानी बीजेपी यहां एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मनोज जी, बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अपनी घोषणाओं को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा, तो लगता है कि जितना कमजोर वो दिखाई दे रहे थे उतना कमजोर नहीं है। बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है राजस्थान में। अगर सीएनएक्स के लिए बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का अनुमान राजस्थान में सीएनएक्स बता रहा है। राजस्थान कांग्रेस को वो 94 से 104 सीटों का अनुमान बता रहा है और 101 में सरकार है। राजस्थान की बीजेपी को 80 से 90 सीटें दी जा रही हैं। राजस्थान में ये एक बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है, लेकिन एक संकेत है, अभी इसे परिणाम हम नहीं मान सकते। और इन संकेतों में बहुत सारी तस्वीर निकल कर आ रही है। क्या बीजेपी वापस अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही है? और जो रिवाज है 5-5 साल का, वो रिवाज टूटता हुआ दिख रहा है। हमें इंतजार करना होगा इस बात को लेकर। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जयपुर से बीजेपी के सांसद हैं रामचरण बोरा। रामचरण बोरा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। रामचरण जी, राजस्थान चुनाव में भ्रष्टाचार इस बार एक बड़ा मुद्दा है और खास तौर पर लाल डायरी एक मुद्दा रहा। तो जो आपकी पार्टी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, क्या लाल डायरी जैसे मुद्दों का फायदा बीजेपी को मिल पाया है? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार रही है, उस सरकार में एक दिन भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहा। और जहाँ तक लाल डायरी का प्रश्न है, तो करप्शन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे रहा है और लाल डायरी मतदाता के जहन में पूरी तरह रही है। और जिस प्रकार से लाल डायरी का जो नाथी का बाड़ा हो चाहे लाल डायरी हो, तो वो सारे भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा होता लाल डायरी के बारे में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी देते। सर, जो मोदी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन योजनाओं पर फोकस किया, क्या आप इसे चुनाव के लिए एक बड़ा फैक्टर मानते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, एक दूसरे के प्रति हर व्यक्ति का विश्वास, और 140 करोड़ देशवासी हैं, उनका सबका प्रयास हो, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने में हम 2047 में एक नया भारत बनने की काम करेंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें यह कहा जाता रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान आखिरी चरण में काम कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, 140 करोड़ देशवासी काम कर ही रहे हैं। बाकी आज अगर विश्व के पटल पे देखा जाए जी, तो सर्वमान्य अगर नेता हैं तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जी सर, राजस्थान में कांग्रेस ने अशोक गहलोत को इस बार भी अपना सीएम फेस बनाकर रखा। आपको क्या लगता है कि गहलोत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पार्टी के पक्ष में है या उस पर इसका उल्टा असर पड़ने वाला है? ये विषय कांग्रेस का है कि वो किसको चेहरा बनाते हैं, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत ने अच्छी खासी उपस्थिति यहां पर दी है। लेकिन अगर राजस्थान में इस बार आपकी यानी कि बीजेपी की सरकार बनती हो, तो फिर आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये हमारा पार्टी का निर्णय है। पार्टी की कोर ग्रुप है, कोर टीम है, वो निर्णय करती है और वो जो तय होता है वो सर्वमान्य होता है। सर, बीजेपी की अगर सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है, तो क्या आपकी पार्टी पेपर लीक और कथित जो घोटालों का जिक्र लगातार चुनावी प्रचार के दौरान हुआ, उस पर आक्रामकता के साथ जांच करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी कराई जाएगी? आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री का एक दिन बयान आया था और पेपर में भी वो छपा है कि भ्रष्टाचारी चाहे वो पाताल में हो, उनको भी निकाल कर और जिन लोगों को लूटा है उनको पूरा भरपाई करने का काम करेंगे।
नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरी दुनिया में एक छवि बन रही है, क्या उसका फायदा 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का विकास हो रहा है, इन 10 वर्षों में विश्व के पटल पर भारत की अपनी एक छाप माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ी है। और आज विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सम्मान देने का काम किया है, तो उसमें कोई ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा है, कोई प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहा है, कोई बोस कर पुकार रहा है। तो आज की तारीख में सर्वमान्य नेता अगर विश्व के पटल पर या भारत में भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। तो साफ तौर पर उन्होंने ये बताने की संकेत किए, हालांकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके तमाम सारी तस्वीरें संकेत निकल कर आ रहे हैं। उन संकेतों में कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में नहीं है, जो कि हर बार की स्थिति दिखाई देती है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम आलोक जी से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान को कैसे देख रहे हैं। आलोक जी, बहुत सारी घोषणाएं, कांग्रेस की गारंटी जो जनता के बीच गई है, और चिरंजीव योजना एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ये कहा जा रहा है कि ओपीएस बड़ा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना पर ओपीएस भारी पड़ रहा है। तो जो कांग्रेस की गारंटी है कर्नाटक से लेकर इन 5 राज्यों तक, आप मानते हैं कि ये गारंटी काम कर रही है, असर कर रही है? देखिए मनोज जी, ये सही है कि गहलोत के खिलाफ माहौल नहीं है, जो हमारे अजीत मंडल जी भी कह रहे थे। लेकिन ये सही है कि जो स्कीम्स की बात है, जैसे कह दिया है 25 लाख का चिरंजीव योजना जिसका आपने जिक्र किया, इस बार उन्होंने कहा हम 50 लाख कर देंगे। लेकिन मनोज जी, यदि आपने रिपोर्ट देखी हो, चूँकि आप मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों देखते हैं चैनल के लिए भी, उस दृष्टि से जो सही सूचनाएं हैं वहाँ के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, क्योंकि आप यदि उसको 5000 रुपये देंगे तो डॉक्टर कहता है मैं क्यों इलाज करूँगा। तो वो 25 लाख तो छोड़िए, 5 लाख भी उनको नहीं मिल पा रहे। ऐसी स्थिति में जहां इसका फ़ायदा नहीं मिला, हनुमानगढ़ में पानी के लिए करीब 5 किलोमीटर यदि जाना पड़ रहा हो तो पानी नहीं पहुंचा। ये जो कमियां हैं जो नीचे इम्प्लीमेंटेशन में, झगड़ों के कारण मंत्री मनमानी करें, अपना पैसा बनाए। गहलोत जो है वो हाईकमांड को जो पहुंचाना हो पैसा पार्टी चलाने के लिए वो खर्चा दें। सचिन पायलट लगातार परेशान, उनको हर बार 3 महीने में कहा गया कि वो कर दीजिए। तो स्कीम्स का जो आपने सवाल किया, उसका क्रियान्वयन जो बीजेपी करती है कि आप लोगों को पहुंचाना है तो तुम्हारा काम है कि सुनिश्चित करो, ये कांग्रेस में जो संगठन की कमजोरी होती गई है उसका नतीजा गहलोत को भुगतना चाहिए। उनके लिए आखिरी से जीत जाए बात अलग है, लेकिन जितना मुश्किल हुआ है, और वहाँ उन्होंने अपने बल पर चुनाव लड़ा। कहने को राहुल गांधी बाद में गए हैं, लेकिन राहुल गांधी तो उनको पसंद नहीं करते। प्रियंका गांधी भी सचिन को पसंद करती थी, लेकिन उनको हमेशा कहती थी कि नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए योजनाओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन जो जनता जानती है, सुरक्षा का मामला है, जैसलमेर का लगा हुआ है, बीकानेर लगा हुआ है। आप आश्चर्य करें, गौरव वल्लभ शर्मा वो जोधपुर के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि जयपुर के पत्रकारों को ये बात नहीं मालूम थी। एक कल मैंने फ़ोन किया, सही माने में उनको उदयपुर भेज दिया। और उदयपुर में शहरी इलाके में जहाँ बीजेपी का गढ़ है बरसों से, वो गौरव वल्लभ गहलोत के खाते में बड़ी मुश्किल से बाद में टिकट दिया, लेकिन जोधपुर में नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ बेटे का भी दुकान बंद हो जाएगी। वो पिछली बार भी चुनाव हार चुका है। तो गौरव वल्लभ को जोधपुर इलाके का होने के बाद हाई कमांड ने ऐसा बैलेंस किया, कहने को दे भी दिया और हरवा भी दिया। मैंने अभी जो नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि उनका जीतना सबसे कठिन हो गया है। मैंने जबकि वो बहुत पढ़े लिखे, अच्छे अनुभवी है। पहले उनको झारखंड भेज दिया था। मनोज जी, आपको मालूम है गौरव वल्लभ शर्मा कांग्रेस का ये झगड़ा और स्कीम्स को कैसे पहुंचाएगा? वो अच्छा चेहरा है, अच्छी बातें करते हैं, उनकी छवि अच्छी है, लेकिन उनको पार्टी के लोग ही मारने में लगे हैं। सचिन पायलट को पार्टी ने मारा। बिल्कुल, सचिन पायलट का सर आपने जिक्र किया, अपनी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप को लगाते हुए बीच में नजर आए। लेकिन आज के दिन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि कांग्रेस जो कहती है करके दिखाती है, जो हमने गारंटी दी है उसे हम पूरा करेंगे। चाहे कर्नाटक में उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ उसका जिक्र करते हैं, या मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई थी उसके दौरान कैसे कर्ज माफी का उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करने की बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस पर भरोसा जनता कर पा रही नहीं कर पा रही है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं राहुल लाल जी, आपको लगता है कि वो एक जरूर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर राजस्थान के आप इतिहास को देखें, जब कांग्रेस जीतती है तो वो
बहुत ज़्यादा वोटों से, बहुत ज़्यादा सीटों से नहीं दिखती। सीटों की संख्या आपको राजस्थान में कांग्रेस की ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो उनकी संख्या काफ़ी बड़ी दिखेगी। और ये 20 सालों का इतिहास में बार बार कह रहा हूँ कि 60 सीटें लगभग बीजेपी की दुर्ग जैसी रही है पिछले 20 चुनाव में, और कांग्रेस की 21 सीटों का लगभग आप दुर्ग की स्थिति मान लीजिए। लेकिन इस बार की स्थितियां अलग है। जो चीज़ें कही अभी आलोक सर कह रहे थे कि वहाँ पे योजनाओं का क्रियान्वयन, देखिए योजनाओं का क्रियान्वयन में कई कुछ जगह कमियां रहती हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाइए लोगों में एक आपाधापी की स्थिति थी कि ऐसा नहीं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाए और ये योजनाएं ड्रॉप हो जाए, चिरंजीवी योजना कहीं बंद हो जाए। तो आपको कई सारे लाभार्थी भी आपको सड़क पे दिखते हैं आपको। और जो उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं, देखिए वहां पे एक बड़े नेता थे, उनको तो असम का राज्यपाल बना दिया गया, और उदयपुर संभाग जो 20 सालों से एकदम गढ़ बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे भी कांग्रेस ने छेद कर डाला है। और गौरव वल्लभ जी की सीट काफी मजबूत है। जैन साहब जो उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं बड़ी कमजोर समय में, वहां पे फील्ड में भी जाके मैंने देखा है। अब पुष्टि हो जाएगी 3 दिसंबर को, लेकिन बावजूद 3 दिसंबर को उसकी पुष्टि होगी। संकेत यह है कि कांटे की टक्कर है, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, 10-15 सीटों का अंतर है। लेकिन अगर आप 5 साल सरकार में होते, उसके वापस भी अगर उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा कदम, एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। तब जबकि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री झगड़ा कर रहे थे, पूरे देश ने वो झगड़ा देखा, पार्टी टूटने तक की नौबत आ गई। सुमेर सोलंकी है, राज्यसभा के सांसद है मध्य प्रदेश के, उनके पास हम चलेंगे। सुमेर जी, जो एग्जिट पोल के फिलहाल नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम तो 3 तारीख को आएगा, अगर उसकी तस्वीरों को समझें, उसके संकेतों को देखें, तो तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बना रही है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, मध्य प्रदेश में एक हाथ अगर एजेंसी को देखें तो वो आपकी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी के जो सर्वे एजेंसियां हैं वो टक्कर में बनी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि ख्याल तो अच्छा है, लेकिन तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। जी बिल्कुल आई। नमस्कार करता हूँ मैं आपको। ये जो भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कुछ होता है, जमीनी स्तर पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। सुमेर जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज आपके कुछ गड़बड़ आ रही है। हम अपनी टीम को बोलेंगे एक बार दोबारा से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच मंदोला जी हमारे साथ बने हुए, हम राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। अगर देखें अजीत जी, तो कांटे की टक्कर तो नहीं है, 10-15 सीटें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, और अभी लग रहा है कि बीजेपी सरकार 3 तारीख को बना लेगी। आपको लगता है कि कोई चमत्कार जादूगर कर पाएंगे इस बार? देखो मनोज जी, मैं भी सुन रहा था आलोक जी की बात की, वो चिरंजीवी योजना को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी। देखो, चिरंजीवी योजना को लेकर अगर जरा सा भी इशू होता तो बीजेपी इस मुद्दे को खाल खींच देती। तो इसलिए चिरंजीवी मुद्दा था ही नहीं। देखो, बीजेपी ने सारा चुनाव राजस्थान का मध्य प्रदेश से बिल्कुल उलट लड़ा। उन्होंने मुद्दा बनाया ध्रुवीकरण, उदयपुर का हत्याकांड, कन्हैयालाल हत्याकांड, और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत हैरान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंतिम भाषण में राजेश पायलट का जिक्र करा। मतलब अगर कांग्रेस हारती है वहां पर राजस्थान में, मेरा मानना है उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का आला कमान जिम्मेदार है, क्योंकि जो योजनाएं थी उन योजनाओं की खुद बीजेपी वाले तारीफ करते रहे हैं। बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि भाई हमारे पास इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र में आयुष्मान योजना का जिक्र करा कि हम 5 लाख तक का इलाज देंगे। बिल्कुल, और यही बात देखिए मजेदार बात क्या है कि कांग्रेस अशोक गहलोत की ओर से लगातार कही जाती रही है कि हमारी योजनाओं का जिक्र खुद बीजेपी की ओर से तमाम राज्यों में किया जा रहा है। उन योजनाओं को एक मिसाल मानकर वो अगली प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक और बड़ी चीज कही गई कि ध्रुवीकरण किसी तरीके से काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स हैं वो जनता को पसंद आई है, जितना काम हमने किया है किसी और ने नहीं किया। रमन सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। ठीक है रमन, जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी ने अभी कहा है कि जो 57 जो दिखाया जा रहा है कि पोल को 75 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे भाई, 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है।
तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे, मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। थैंक यू। में रमन सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बस्तर और सरगुजा की बात कर रहे थे, और पिछली बार यहां पर कांग्रेस ने कमाल किया लेकिन यहां पर बीजेपी टक्कर दे रही थी। पिछली बार संघ पीछे हट गया था, इस बार संघ ने बहुत यहां पर काम किया। हमारे साथ अरविंद जी बने हुए। अरविंद जी, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं लगा बीजेपी की रणनीति में? हालांकि चेहरा नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इन तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पुराने चेहरों को पहले दरकिनार किया गया पहली दूसरी सूची में, लेकिन बाद में अचानक से लगा कि ये ठीक नहीं है, संघ का हस्तक्षेप हुआ और फिर वापस सारे जो पुराने नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मंचों पे ले जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि साहब इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। ये करीब करीब तीनों राज्यों में हुआ। इससे बहुत पिटी, मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा, चौथी लिस्ट में अगर चीफ मिनिस्टर का नाम मध्य प्रदेश में ले आना पड़ा या राजस्थान में ही वसुंधरा के लोगों को देना पड़ा इतना टिकट, या रमन सिंह को इतने दिन के बाद झाड़ पोछ के सामने करना पड़ा, क्योंकि अगर उनकी वो कितनी बड़ी उनकी भूमिका रही है छत्तीसगढ़ में ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 5 सालों में न उनको संगठन में कोई जगह दी गई, न विधानसभा में कोई जिम्मा दिया गया, न पार्टी की तरफ से कोई और दूसरी जिम्मेदारी दी गई, और अचानक उनको ले आके चुनाव में खड़ा कर दिया गया, तो इससे दिक्कत हुई है। और चुनाव में ही नहीं बल्कि परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद को लेकर मुद्दा उठाने वाली ने उनके भांजे भांजियों को भी वोट दे दिया। वही सबको टिकट मिले, जिसको उन्होंने कहा वो वही सबसे बड़े फिर उस समय प्रभावी लीडर हो गए। इन सब का फर्क पड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी अगर छत्तीसगढ़ में या इन राज्यों में कहीं बीजेपी को थोड़ा ये मिला है, ताकत मिली है, तो मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी की वजह से ही मिली है और संगठन की वजह से मिली है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। राजस्थान में पंकज जी, आपको लगता है कि जो लाल डायरी का मुद्दा अंतिम प्रचार के दौर तक पीएम मोदी की ओर से उठाया गया, भ्रष्टाचार के तमाम जो आरोप लगे, और एक तरफ हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, ये फैक्टर हमारे फेवर में जा रहा है, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। पहले बताएं, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर। अच्छा, पिछली बार नहीं आई थी। तो देखिए, लाल डायरी का एक मुद्दा जो उठाया गया वो एक हास्यास्पद मुद्दा साबित हुआ। माननीय आलोक जी कह रहे थे कि चिरंजीवी योजना में लाभ नहीं मिला। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने रिपोर्टर से इस पर आप वो करवाएं सर्वे, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जिन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिला। हालत यह है कि वहां का मध्यवर्ग भी हिला हुआ है, जो इस समय लाइफ इंश्योरेंस के दुष्चक्र में बुरी तरह फंसा हुआ है और परेशान है। उसके सामने एक ऐसी सरकार है जो कह रही है कि 25 नहीं 50 लाख तक का हम आपको स्वास्थ्य बीमा देंगे। ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का अधिकार राजनीति का केंद्रीय विषय बनने जा रहा है, जैसा कि शिक्षा और दूसरे अधिकार रहे हैं इस देश में, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राजनीति की है। तो जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपनी तमाम योजनाओं के जरिए, प्रधानमंत्री हमेशा विकास की बात करते हैं, पर राजस्थान में एक बार भी उन्होंने विकास शब्द नहीं इस्तेमाल किया। वो लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे हत्याकांड में जिसमें 4 घंटे के अंदर राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया और एनआईए को मामला दे दिया गया, जो खुद केंद्र सरकार के अधीन है, उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। धनंजय जी हमारे साथ हैं, उनसे इसका जवाब हम उनसे लेते हैं। धनंजय जी, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि उन्होंने संकेत सीधा कर्नाटक से ले लिया था कि यहां पर भी ध्रुवीकरण हो सकता है, तो वो कमलनाथ हनुमान जी के चरणों में बैठ गए और सारी पीसीसी में या तमाम जिलों में हनुमान चालीसा होने लगा, और उन्होंने बता दिया कि मैं भैया सच्चा सनातनी हूं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह भी बार बार ये कहते नजर आए कि मैं पक्का सनातनी हूं। तो मध्य प्रदेश में तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन पंकज जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश राजस्थान में की गई। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। कमलनाथ अपने पुत्र को सेट करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को सेट करना चाहते हैं, और यहाँ से राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अपने पुत्रों को सेट नहीं कर रहे हैं क्या? उनको देखिए आप,
नहीं, मैं प्रदेश के, देखिए मैं दूसरे को बहुत ध्यान से सुनता हूं, तो कम से अपेक्षा रखता हूं कि मुझे भी उतना ध्यान से सुना जाए। नहीं, तो आप प्लीज ये डोंट स्टेटमेंट की इंटरफेयर। जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने अपने पुत्रों को आदरणीय, आपने जो बात कही वो मैंने ध्यान उसको रखिए बहुत भाई। ध्यान से सुना, और आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, तो फिर थोड़ा डिस्कशन नहीं, अंतिम सत्य नहीं, बात राजस्थान की हो रही है जनाब, राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही थी। अगर आपने ब्रह्म हो गए हैं तो आपने कहा हम लोग उसका अनुसरण करें। हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म आप हैं, और ब्रह्म बन जाएंगे, ब्रह्म बन तेलंगाना में भी जाएंगे। देखिए विद्याशंकर इसका तिवारी रिजल्ट जी आने की आज दीजिए, आप जब ब्रह्म बन जाएंगे, और ये भ्रम कांग्रेस टूट के जो रहा है प्रदेश आपका। अध्यक्ष हैं वो वोट आपका करने के लिए भ्रम पहुंचे, टूट रहा है तो देश सबसे के पहले सामने, उन्होंने गाय की विरोध सेवा पार्टी की, को विरोध हालांकि कर उन्होंने इसे चुनाव से जोड़ने की बात नहीं कही। तिवारी जी देखिए, ब्रह्म और भ्रम को अभी दूर रखते हैं, थोड़ा भ्रम को दूर कर लेते हैं। सुमेर सोलंकी जुड़ के हमारे साथ सांसद हैं। सुमेर जी, क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल की, इन्हें देखकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज सर, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि विभिन्न एजेंसियों की अपनी तस्वीरें हो सकती है सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने मतदाताओं के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पे पूरा भरोसा है। और हमने बहुत अच्छे से देश के अंदर जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को हासिल करने का काम किया है, और सभी प्रकार के विकास करने का प्रयास हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया है। मुझे थोड़ा सा तनाव हमको इसलिए भी हो रहा है सुमेर जी, थोड़ा तनाव हमको इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तमाम बीजेपी के नेताओं को भी हो रहा है। वो कह नहीं पा रहे, इसकी बात अलग है, क्योंकि इन पांचों राज्यों में आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा है। तो अगर जीते तो ये जीत उनके ऊपर, और अगर हारे तो? मनोज, देश के प्रधानमंत्री जी, सुमेर जी से सवाल है। जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो हम सबके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता है बड़े, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक है कि वो पूरे राज्यों में प्रचार करने के लिए गए। उनका प्रभाव केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों का जीवन बदलने वाली योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी पक्षपात नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करते हुए विश्वास हासिल किया है। सुमेर सिंह जी, यही बात तो विपक्ष भी पूछ रहा है कि अगर इतना भरोसा इन योजनाओं पर है, सबका साथ, सबका विकास पर है, तो फिर केंद्रीय मंत्रियों की फौज क्यों अलग अलग राज्यों में उतारनी पड़ी? नहीं, हमारे पास नेता है, हमारे पास नेता है मैदान में चुनाव लड़ने वाले, हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पास नेता है तो मैदान में उतारा है, उससे भारतीय जनता को उतार दिया भाई। जी मनोबल भी बढ़ा है। वो एमपी थे। मैं चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल में जो एजेंसियों के सर्वे है, नतीजे हैं, उसके उलट भी परिणाम आए, और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सुमेर जी ने, सही कहा। सीधे छत्तीसगढ़ चलेंगे। अरुण साहब हैं जो कि सांसद भी हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण साहब, बहुत मेहनत की आपने, पार्टी को 15 सीटों से बहुत ऊपर लेकर आ गए हैं, जैसे कि तस्वीरें हमारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या आप बहुमत तक पहुंच पाएंगे? निश्चित रूप से मनोज जी, निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ेंगे। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखो, कुछ हो या नहीं हो, आपको पार्टी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और देश के प्रधानमंत्री जब रोड शो कर रहे थे तो आप ही अकेले थे उनकी गाड़ी में। आपके चेहरे की खुशी बताती है कि कम से कम आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि भैया देखो, मुझे आगे किया था और मैंने कर दिखाया। तो संकेत आपको इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। परिश्रम की पराकाष्ठा करने का मैंने संकल्प लिया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ की जनता को राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिले। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को साथ लेकर संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऑपरेशन लोटस तो नहीं हो जाएगा कहीं? क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं के माथे पर शिकन आने लगी है, बहुत ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो डरी हुई है, घबराई हुई है, जनता का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि 5 साल में
छत्तीसगढ़ को केवल लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को दगा देने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध करके रखा। इसलिए ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए हैं। और पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। 3 तारीख को जब असल नतीजे सामने आएंगे, एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि एक टफ फाइट यहां पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो बाजी मार लेंगे। शहबाज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे जहां पर आदिवासी क्षेत्र में किस तरीके से उस समाज ने इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की है और क्या परसेंटेज वहां पर नजर आ रहा है। शहबाज। वंदना, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एक बात तो बिल्कुल साफ है, जिसके आदिवासी है उनकी सरकार है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़ा कह रहा है। आंकड़ा जो बताता है वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें साल 2008 का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 29 सीट आई थी, आदिवासियों ने जो है 29 सीटें दी थी और कांग्रेस को 17 मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 29 जिसके साथ में थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। 2013 का आंकड़ा हम देखते हैं तो 2013 के आंकड़े में 31 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है और 15 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलती है और अदर्स के खाते में एक जाते हैं, यानी कि एक बार फिर से 2013 में बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाती है। अब आप 2018 का ट्रेंड देखें तो 2018 के अंदर यहाँ पर 16 सीटें जो है वो आदिवासियों की आती है कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में, जबकि 30 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में आती है। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास पहुंच जाता है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है और अदर्स जो है वो एक पे रहता है। कुल मिलाकर जो बात है वो निकलकर सामने ये इस तरह से आ रही है कि अगर जिसके साथ में आदिवासी है, आपने ठीक कहा, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में जहां जहां आदिवासी सीटें जिसकी तरफ ज्यादा झुकी हैं वहां पर उसकी सरकार बनी है और दोनों ही जगह हमने देखा। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने एक संकेत दिया कि हम आदिवासी समुदाय को कहां मानते हैं। उन्होंने पेसा एक्ट लागू किया जिसके संकेत देखे गए, लेकिन जमीनी हकीकत तो 3 तारीख को पता चलेगी। फिलहाल इतना ही। आप